नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो हम मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है कि जो हम मूल्यांकन करते हैं, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, वो किस उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए करते हैं, बच्चा क्या सीखता है जानता है इसको जानने के लिए करते हैं, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानने के लिए करते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, ठीक है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है इसमें आपको यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन में हम लोग उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भी घोषित करने के लिए करते हैं, बच्चा क्या सीखता है जानता है उसको भी जानने के लिए करते हैं, बच्चे के सीखने में क्या कठिनाई आ रही है उसको भी जानने के लिए करते हैं। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इस उद्देश्य से हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा का कोई भी क्षेत्र न छूटे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया है। लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य वाला प्रश्न या निबंधात्मक वाला प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब 1 नंबर या 1 शब्दों में जिसका जवाब दिया जा सके। ठीक है, लघुत्तरात्मक तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी बड़े छोटे होते हैं। सत्य असत्य, ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अगर सत्य है तो हम टिक करेंगे, असत्य है तो काटेंगे, या सत्य है तो केवल सत्य लिखेंगे, असत्य है तो असत्य लिखेंगे। ये 1 शब्द वाले जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। यानी सत्य और असत्य या खाली स्थान भरने वाला जो प्रश्न होता है, या 4 गो MCQ क्वेश्चन, वो सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय में जो आकलन होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है आपको बताना है। ठीक है, देखिए वाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं, किसी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड देते हैं, वाह्य परीक्षक अधिक अंक देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, देखिए विद्यालय आधारित आकलन का जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है कि जो बाहरी परीक्षक आएंगे, जो बाहरी परीक्षक करने वाले हमारे बच्चे को आएंगे, उसकी अपेक्षा जो वहाँ का शिक्षक है वो शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर रूप से जानता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए आपका कहीं पर डिप्टेशन किसी विद्यालय में किया गया वहाँ परीक्षा लेने के लिए, तो उस बच्चों के बारे में आप जितना नहीं जान पाइएगा जितना वहाँ का शिक्षक जो प्रतिदिन पढ़ा रहा है वो उसको जान रहा है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत इसी प्रकार करता है कि बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं। ठीक है, ये आपको विद्यालय आधारित आकलन का सिद्धांत है। ये यूपी टेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न आपको हमने इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का कवर अप यहाँ पे कर दिया है, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो पास करने से यहाँ कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और अच्छे से 2 बार 4 बार इसको देख लिए तो आपको 100+ करने में भी कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए आप सभी यहाँ पे चाहे CDP की क्लास है, चाहे हिंदी का है, चाहे आपका यहाँ पे EVS का है, या ज्योग्राफी सेशन है, ये हिस्ट्री है, सबका यहाँ पे हम इसी तरह से आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बना दे रहे हैं। आप यहाँ से PDF जरूर लेकर के परीक्षा में जाने से पहले तक जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स आ सके, नहीं तो फिर 2, 3, 4 नंबर के लिए अगर रोइएगा किसी के पास तो ये आप सेल्फ उसका जिम्मेवार होंगे। ठीक है,
तो आप ज़रूर यहाँ से लेकर के जुड़ करके ही क्लास कर लेंगे, सभी क्लासेस ले लेंगे। अगर सिंगल किन्हीं को पेपर लेना है तो 150 रुपये करके मिलेंगे, और बाकी अगर सभी के लिए लेना है क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको 500 रुपये में सभी का PDF और उसका वीडियो, साथ में आपकी क्लासेज भी ज्वाइन करवा दी जा रही है बहुत ही चीप रेट में। इसलिए आप सभी अवश्य जुड़े और अभी जुड़े, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली का कुछ उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, ठीक है। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति, अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि के आकलन करना, परीक्षा के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेडिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रेडिंग कोडिंग हम क्या करते हैं, तो जो अधिगमकर्ता होते हैं, ठीक है, जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उसकी उपलब्धि का हम लोग आकलन जो है यहाँ पे करते हैं। किसका माध्यम से, ग्रेडिंग कोडिंग के माध्यम से हम लोग करते हैं। और ग्रेडिंग कोडिंग किस में आता है, तो FA1 SA1 में हम लोग करते हैं, ठीक है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में करते हैं, ठीक है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो अधिगमकर्ता होते हैं उसका उपलब्धि का जो हम आकलन करते हैं वो शिक्षकों को किस चीज़ में सहायता करता है। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। समूह बनाने में, सूची तैयार करने में, अधिगम विधि को और अधिक प्रभावशाली बनाने में, या प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, ठीक है। देखिए यदि अधिगमकर्ता का आप उपलब्धि का रिकॉर्ड रखे हैं, आकलन करते हैं, तो वो आपको किस चीज़ में सहायता करता है, वो आपको सहायता करेगा कि जो हमारा अधिगम विधि है उसको और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाना है, ठीक है। जो आपका अधिगम विधि है, जो लर्निंग मटेरियल आपको है, उसको और अधिक किस तरह से प्रभावशाली बनाए जिससे कि बच्चा यहाँ उपलब्धि अधिक हो, उसका आकलन अच्छा हो। तो ये विधि अच्छा रहेगा कि अधिगम विधि को और अधिक प्रभावशाली बनाने में, ठीक है। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। दूसरा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों का केवल बौद्धिकता जांचता है। इससे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ केवल वाला जब शब्द आ जाएगा CCE में तो इसको एकदम रॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब क्षेत्र का जांच होता है। तो यह बच्चों का केवल बौद्धिकता जांचता है, ये जो है आपका असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। CCE क्या करता है, तो बच्चों के सभी क्षेत्रों का लगातार जाँच करता है। तो ये प्रश्न असत्य है। आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन संबंधित नहीं है, तो जो असत्य है वही नहीं संबंधित है। क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग बना दिया गया है, इसको लागू कर दिया गया है, इस सभी को करना है, ठीक है। दूसरा है, यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित है। तो CCE तो क्या करता है, बच्चों का विभिन्न क्षेत्रों में, व्यापक क्षेत्रों में इसका मूल्यांकन करता है। क्या करता है, व्यापक क्षेत्र में, जिसी को हम लोग व्यापक, जिसको वाइड एरिया में, विस्तृत क्षेत्र में करता है, यही तो CCE का कथन है। तो ये भी बिल्कुल CCE का कथन सही है। अब यहाँ पे देखिए लिख दिया, यह बच्चों का केवल बौद्धिकता, केवल तो कभी भी गलत हो जाए, केवल, ठीक है। यह बच्चों का केवल बौद्धिकता का जांच CCE नहीं करता है, उसके सभी क्षेत्रों का जांच करता है, केवल एक क्षेत्र का नहीं करता, इसलिए गलत है। इससे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, बिल्कुल सही है। CCE को सभी जगहों पर लागू कर दिया गया है, अधिकार अधिनियम का अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्या उद्देश्य है, केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन, ठीक है। केवल शब्द आ गया है, देखिए ये हो सकता है कि आपको गलत हो जाए। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन एकदम बिल्कुल सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, सर्वांगीण विकास का होता है, ठीक है, सर्वांगीण विकास कहता है, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल सही है। उद्देश्य ये है, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन, केवल लग गया, बिल्कुल रॉन्ग। ये छात्र के ज्ञान कहीं नहीं करता है, ज्ञान में संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों करता है, भी गलत हो गया। केवल छात्र की समझ का करता है, ये भी गलत हो गया। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इसमें जो चारों में है वह है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। चलिए अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। यह शिक्षार्थियों के अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच नहीं करता है, बिल्कुल असत्य है। यह क्या करता है बोलिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? तो वह अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच करता है। यहाँ नहीं शब्द आगे इसलिए गलत है। शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, बिल्कुल है। सीसीई में शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र का आकलन होता है, बिल्कुल से शैक्षिक का भी होता है, शैक्षिक का भी होता है। उसके बाद और क्या दे रहा है? निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का जांच होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही। यानी बी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही कह रहा है, सी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही है, और डी भी सही है। तो इसमें पूछा था असत्य कौन है, गलत कौन सा एक कथन है इसमें? तो गलत है कि शिक्षार्थियों के अंतराल को बढ़ाकर नियमित जांच नहीं करता। ये नियमित जांच रहता तो हो जाता, इसलिए इसके अनुसार असत्य कथन कौन सा इसमें? फर्स्ट है। बाकी तीनों कथन जो है आपका सत्य है, ठीक है। सीसीई का पूर्ण रूप है, सीसीई का पूर्ण रूप है, बहुत बार पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। ये पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। तो सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कंटिन्यूअस, हाँ, सतत, और एक सी का मतलब था कॉम्प्रहेंसिव, और ई का मतलब था इवैल्यूएशन। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस में है? सी में है। अंग्रेजी वर्ड भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी अंग्रेजी देता है। सी से है आपका कंटिन्यूअस, सी से आपका है कंटिन्यूअस एंड, और एक सी का मतलब कॉम्प्रहेंसिव, और ए का मतलब है एवैल्यूएशन, ठीक है। याद रखिएगा, अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है, ठीक है। फर्स्ट सी का मतलब क्या है बताइएगा? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जिसका मतलब होता है सतत, लगातार, ठीक है। और दूसरा सी का मतलब क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव जिसका मतलब होता है व्यापक, उसका मतलब होता है समग्र, ठीक है। अब देखिए तो दूसरा सी में क्या होता है? तो उसमें शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र, या शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होता है, ठीक है। व्यापक में शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है और शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है, ठीक है। शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है? देखिए थ्योरी क्लासेज को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जो नहीं देखें थ्योरी क्लासेज, इसका पार्ट 1 है, आप सभी कोई देख लीजिएगा, ठीक है। तो शैक्षणिक क्षेत्र का और शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हो गया? तो उस शैक्षणिक क्षेत्र में उसके शिक्षक जो पढ़ाने वाले विषय हैं, गणित, ठीक है, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इसका जांच। और शैक्षणिक में शिक्षक के प्रति व्यवहार, ठीक है, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूल में ड्रेस किस प्रकार का है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, खेलकूद में रुचि कैसे, ये उसके शैक्षिक पक्ष है, ठीक है। शैक्षिक है, ये शैक्षिक, दोनों पक्ष का जो होता है वो दूसरा सी में आता है, व्यापक मूल्यांकन में आता है, ठीक है। चलिए, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूपी टेट 2017, ठीक है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को रैंक देना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, केवल परीक्षा का डर पैदा करना। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो छात्रों को रैंक देना, ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार उसकी प्रगति का हम लोग क्या करते हैं? मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। केवल परीक्षण का डर पैदा करना, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर? राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सीसीई का एक उपकरण नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है उपकरण जो सीसीई का उपकरण नहीं है, ठीक है। पंजाब टेट 2019 में पूछ दिया। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए आपको जो यहाँ पे हमने सी कंटिन्यूअस वाला में बताया था, तो कंटिन्यूअस वाला में आपका एफ है और एस है। तो एफ ए का जांच किससे होता है? तो उसके पोर्टफोलियो से, उसके चेक लिस्ट से, उसके उपाध्यायों में रिकॉर्ड से। बोर्ड परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है सीसीई का, ठीक है। बोर्ड परीक्षा इसके आंकन का उपकरण नहीं है। क्लियर? तो आपको थ्योरी क्लासेस में ये पूरा क्लियर कर दिया गया था, आप देख लिए होंगे और अभी भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो है उपकरण है सीसीई का, चेकलिस्ट सीसीई का उपकरण है, और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जो है वो भी सीसीई का उपकरण है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा इसका उपकरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका
यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, वाह्य मूल्यांकन या आपका है कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है। ठीक है। जैसे आज हमने इस चैप्टर को पढ़ाया और उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लिया। ठीक है। तो एक क्या कहलाएगा, ये FA कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा, जो हम उस चैप्टर का हर महीना पर 2 महीना पर लेते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट या इसी को कहते हैं हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है। तो ये कौन सा है जो अधिगम के साथ चलते रहता है, तो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है। चलिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन FA साल भर में कितनी बार होता है, रीट 2016 में आया हुआ। ठीक है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन FA जो है 4 पार्ट में होता है, FA1, FA2, FA3 और FA4 होता है ना 4 पार्ट में। तो ये 4 पार्ट में 2 को हाफ ईयरली के लिए है और 2 को एनुअली के लिए होता है। तो ये 4 बार होता है। क्लियर। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। CCE शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है, रीट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। CCE जो है शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है, स्वमूल्यांकन, रचनात्मक, आलोचनात्मक, सभी। तो CCE जो है शिक्षार्थियों में सेल्फ असेसमेंट भी सिखाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी देता है, आलोचनात्मक सोच भी सिखाता है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। CCE में पहला सी का क्या अर्थ है बताइएगा। CCE में जो पहला सी है उसका क्या अर्थ है, पंजाब टेट 2016 में पूछा है। महीने में एक बार परीक्षा लेना, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना, वर्ष के अंत में केवल अर्धवार्षिक। महीने में एक बार परीक्षा लेना ये बिल्कुल नहीं है पहला सी का अर्थ। पहला सी का अर्थ है कि कंटिन्यूअस, यानी नियमित, चाहे आप महीना में एक बार लीजिए, चाहे 2 महीना पर एक बार लीजिए, लेकिन 2 महीना पर जब आप नियम बना दिए तो हर 2 महीना पर होना चाहिए। मतलब नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना ही फर्स्ट सी का अर्थ है। कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, नियमित सतत मूल्यांकन होता है। नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन होता है। किसमें, एलेक्सिया, जैसी लेक्सिया आ जाए, ये लक्ष्य साबुन को याद रखिएगा। लक्ष्य साबुन बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा था कि लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, तो ये भी पठन संबंधी विकार में चला गया। देखिए कितना जल्दी आपके प्रश्न सोल्व हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, आपको बता देते हैं। आप वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है। हमें कहाँ जाना है। अगर आप यहाँ आइएगा तो आपको देखिए बहुत अधिक सब चैप्टर आपको इसी तरह से हम सरल भाषा में बताए हैं, बस यही बता दे रहे हैं। सब चैप्टर है ऐसी सरल भाषा में आपको बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का ज़्यादा डाउट रहे ही नहीं, कन्फ्यूजन रहे ही नहीं एग्जाम में। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सबसे कम नंबर किसको आ रहा है, कन्फ्यूजन वाले व्यक्ति को, या ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं उसको आ रहा है। ठीक है। इसलिए कम पढ़िए, ज़्यादा अंक उठाइए, यही आपका मोटो होना चाहिए। जितने ज़्यादा पढ़िएगा एग्जाम में जाके उतने कन्फ्यूज होइएगा आप सभी को। इसलिए जो शॉर्ट चीज़ जो चीज़ आ रहा है उसको पढ़ के जाइए। ठीक है ना। राम शाह को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है। देखिए पढ़ना तो हमको बताया था बच्चा कौन सा चीज़ पढ़ने में गलती कर रहा था। लक्ष्य साबुन को लुक्स पढ़ रहा था, और लक्ष्य साबुन है तो लेक्सिया है, तो किससे ग्रसित है बताइए। शाह को वाज पढ़ रहा है, पढ़ने में गलती कर रहा है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। क्लियर होते चल रहा है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट है, एक बच्चा एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है। बताइए एक बच्चा है एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, किस विकार से प्रभावित है, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्कफेजिया, क्या है। तो पढ़ने में गलती कर रहा है, तो पढ़ने वाला लक्ष्य साबुन दिमाग में रखिएगा। लक्ष्य साबुन एकदम याद कर लीजिए आप लोग। लक्ष्य पढ़ने में, लक्ष्य में बच्चा लुक्स पढ़ रहा था और लेक्सिया रोग से ग्रसित था, तो लेक्सिया का डिस लगेगा, डिसलेक्सिया। तो पढ़ने में जैसे देखिए पढ़ना आ गया तो दिमाग रखिएगा भैया लक्ष्य साबुन के, समझ गया ना, लक्ष्य साबुन के प्रचार कर लीजिए आप लोग, तो डिसलेक्सिया। क्लियर। सबको बताइए कैसे पकड़ना है ये प्रश्न आपका एग्जाम में छप रहा है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कर रहा है, 2 × 8 = 15 कर रहा है। बताइए किस रोग से ग्रसित है। तो ये गणित का काम नहीं कर रहा है, गणित का काम नहीं कर पा रहा है, क्या है कि उसके पास कैलकुलेटर नहीं याद रखिएगा। कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर मतलब कैलकुलिया, यानी गणित वाला काम जो बच्चा नहीं करेगा वो कैलकुलिया रोग से ग्रसित है, और उसको डिसकैलकुलिया हम लोग कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया किस में है, देखिए सी में है ना। क्लियर हो रहा है ना। नीचे आंसर भी देख लीजिए आपका दिया हुआ है। वेरी गुड। चलिए आप लोगों का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। आप सभी को इसी तरह से बनाते रहिए, जुड़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर दे रहा है, 21 विकार से है। ठीक है। तो गणित में त्रुटि क्या है होता है भैया कि कैलकुलेटर नहीं लेके जाता है लोग, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मैंने दिमाग में रख लीजिए कि कैलकुलिया है।
कैलकुलिया मतलब डिसकैलकुलिया रोग है, यानी गणित वाला काम कर रहा है तो उस बच्चा को डिसकैलकुलिया रोग है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है। एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, कौन सा विकार है? लिखना। अभी बताया था आपको हमने, लिखना किसको? ग्राफ को। ग्राफ लिख कर बनाना भाई, तो ये ग्राफिया रोग में चला जाएगा। तो ग्राफिया कहाँ है? देखिए एक ही चीज़ है, डिसग्राफिया। क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होता है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रश्न आए हुए थे। ठीक है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, यह सिद्धांत किसका है? अभी हमने बताया था कि आदमी जो है, दो आदमी है, उनका बुद्धि अलग हो सकता है, उनका प्रेरणा अलग हो सकता है, अभिरुचि अलग अलग होता है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत, पर्यावरण का सिद्धांत। ठीक है। तो ये क्या है? सभी बुद्धि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ठीक है। सभी शिक्षार्थी के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। एक चीज़ तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी व्यक्तिक विभिन्नता में समान स्तर आ जाए तो ये बिल्कुल गलत है। यानी सीडीपी में समान स्तर किसी में भी नहीं होता है। कोई प्रश्न में समान स्तर अगर कह रहा है तो ये गलत है। ठीक है। बाल केंद्रित पाठचर्या का अनुपालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा का जो है क्या करना चाहिए? पाठचर्या का अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि अभी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, बच्चों पर आधारित है, जिसमें बच्चों को यहाँ पर क्या किया जाता है? तो बाल केंद्रित पाठचर्या का अनुपालन किया जाता है और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वो बच्चा सीख सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो इसमें राइट आंसर जो हो गया आपका बी हो गया कि बाल केंद्रित पाठचर्या का अनुपालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर पर उपलब्ध कराएंगे। तो ये आपको क्या करेगा? व्यक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। जब आप बाल केंद्रित शिक्षा को जाएंगे तो आप सभी बालक से मिलेंगे पर्सनली, तो सब में आप देखिएगा उनकी भिन्नता पाई जाएगी, इसलिए व्यक्तिक विभिन्नता है। और उनका अनेक प्रकार से जब आप अवसर उपलब्ध कराएंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग रूप से निखर के उनका आएगा, ये भी व्यक्तिक विभिन्नता है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? देखिए अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी इसके बाद पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अभी क्या होता है? तो बच्चों को दो आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। एक होता है शैक्षणिक क्षेत्र, ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र, और एक होता है शैक्षणिक क्षेत्र। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? शैक्षणिक क्षेत्र मतलब शिक्षा का क्षेत्र, और शैक्षणिक मतलब उसके साथ उसका व्यक्तिगत क्षेत्र भी होता है। ठीक है। तो शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन कैसे करेंगे? तो देखिए शैक्षणिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि वह कोई खेल खेल सकता है और वह कोई कौशल का काम कर सकता है। तो जब आप खेल के मैदान भेजेंगे, जब आप किसी कौशल में भेजेंगे, तो यहाँ से क्या होगा? बालक अलग अलग रूप अपना लेकर के आएगा, उसका रुचि अलग अलग आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जब उनका अलग अलग रुचि पता चल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो उनको भिन्न भिन्न करके उनको अलग अलग प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। तो यह किसको बताएगा? जब बच्चा शैक्षणिक क्षेत्र में काम करेगा तो वह शैक्षणिक क्षेत्र में लाने के लिए, निष्पादन के लिए, तो किस आधार पर आपने किया? तो यह आपने किया है व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर, उसको अलग अलग करके आप जब खेल रहा होता है तो आप कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यह किसको संतुष्ट करता है? तो यह व्यक्तिक विभिन्नता को संतुष्ट करता है। जो बात आपको बोला गया कि शैक्षणिक क्षेत्र में हम काम करवाएंगे, लेकिन हम पता कर लेंगे उससे किस में? तो शैक्षणिक क्षेत्र में को किस क्षेत्र में उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो यह व्यक्तिक विभिन्नता को संतुष्ट करता है, व्यक्तिक विभिन्नता को परिभाषित करता है। ठीक है। राइट आंसर इसका ये होगा। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, अनुपयुक्त है, लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की विभिन्नता को पता करते हैं। ठीक है। तो व्यक्तिक विभेद क्या होते हैं बताइए? तो देखिए आज के डेट में यदि आप शिक्षण काम कर रहे हैं तो यहाँ बच्चों का व्यक्तिक विभेद आपको याद रखना है
कि इस बच्चा को किस चीज़ में पढ़ने में रुचि है और इस बच्चा को किस चीज़ में पढ़ने में रुचि है, हम इसको किस आधार पर आगे बढ़ाएंगे और ये किस आधार पर आगे बढ़ेगा। तो व्यक्तिगत विभेद जो होता है क्या होता है, पूर्णतः लाभकारी होते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा देने में आसान होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभेद क्या होता है, लाभकारी नहीं है, बिल्कुल गलत है, हानिकारक है, बिल्कुल गलत है, अनुपयुक्त है, बिल्कुल गलत है। यानी व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है क्योंकि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आपको भिन्नता को पता करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, ये अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी कौन बच्चा को अपवादात्मक नहीं माना जाता है, एक्सेप्शनल नहीं माना जाता है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा एक्सेप्शनल नहीं होते हैं वो शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षार्थियों को शामिल, तो प्रतिभाशाली बच्चे, पहला है प्रतिभाशाली बच्चे, ये क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है और ये बच्चे बहुत कम होते हैं, तो ये एक्सेप्शनल बच्चे हैं। मंद बुद्धि के बच्चे, तो इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, इसलिए ये भी बच्चे अपवाद में होते हैं, बहुत कम होते हैं। धीमे बोलने वाले बच्चे, ये भी अपवाद में कम होते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चे भी एक्सेप्शनल में शामिल हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे भी अपवादात्मक श्रेणी में शामिल हैं और धीमे सीखने वाले बच्चे भी अपवादात्मक श्रेणी में। लेकिन जो साधारण बच्चे हैं वो ये अपवाद श्रेणी में नहीं आएंगे। इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी अपवादात्मक श्रेणी का मतलब एक्सेप्शनल बच्चे कौन है, जो सबसे अलग होते हैं, बहुत कम होते हैं, उसको हमको यहाँ पे देखना था। तब प्रतिभाशाली बच्चे बहुत कम होते हैं, मंद बुद्धि के बच्चे बहुत कम होते हैं, धीमे बोलने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन साधारण बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो साधारण बच्चे को अपवादात्मक श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली, मंद, धीमे, ये सभी अपवादात्मक श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत का अर्थ है। शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत का क्या अर्थ है। पहला, किसी भी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और किसी भी दिव्यांग बच्चों को नियमित विद्यालय नहीं भेजा जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास दो ऑप्शन बच रहा है, दोनों ऑप्शन ए और बी को केवल देखिएगा। ठीक है, तो शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत कहता है कि किसी भी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी दिव्यांग बच्चा होगा उसको शिक्षा का अवसर देना कानूनी प्रक्रिया बन गया है, इससे उसको वांछित नहीं किया जा सकता है, उससे उसको अलग नहीं किया जाता है। शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसर से वांछित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, धीमे गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो बहुत धीमी गति से सीख रहा होता है और कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत तेज़ गति से सीख लेता है किसी चीज़ को। तो जो बच्चा धीमी गति से सीखता है उसके लिए कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, पहला है संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिता, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, जो बच्चा जो है धीमी गति से सीख रहा होता है, जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा होता है वो क्या करेगा यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग देखिए उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उसकी उपचार करेंगे कि किस तरह से वह जो है तेज़ गति से सीखना प्रारंभ करेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उपचारात्मक शिक्षण दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, CWSN का क्या अर्थ है। CWSN का क्या अर्थ है। मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे यानी क्या कर रहा है, चिल्ड्रेन विथ स्ट्रॉन्ग नीड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ने मजबूत नीड्स वाले बच्चे, ये गलत है। तो CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग देखे होंगे, अभी इसके पहले हम लोग पढ़ा था। तो चिल्ड्रेन, W से हो गया विथ और S से हो गया स्पेशल, S से हो गया स्पेशल और N से हो गया नीड्स। यानी चिल्ड्रेन बच्चे, विथ साथ, स्पेशल माने विशेष और नीड्स आवश्यकता वाले। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN का फुल फॉर्म क्या हो गया, विशेष आवश्यकता वाले
बच्चे, ठीक है, इस चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब हो गया चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन विथ वन नीड्स, ठीक है, और चिल्ड्रेन विथ माइल्ड नीड्स, ठीक है। तो इसमें CWSN का अर्थ हो गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स होता है। बाकी हमने देखिए यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, कभी हो सके कि आपको एग्जाम पूछ दे, एग्जाम में आया हुआ है तो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, हिंदी में उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अति संवेदनशील बच्चा, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं, उनको मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। पहला है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ठीक है। देखिए अभी एक चीज़ याद रखिएगा, फटकार किसी भी बच्चा को नहीं लगाना है तो आप जेल जा सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का उनका न मानसिक टॉर्चर, न शारीरिक टॉर्चर, न आर्थिक टॉर्चर आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी तरह का फटकार लगा दिए तो आपको यहाँ पे जुर्माना हो सकता है, इसलिए फटकार ये हमेशा गलत होता है, ये तरीका उपयुक्त नहीं है, ठीक है। एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, ये अति संवेदनशील बच्चा के लिए बहुत है कि छोटे छोटे तोड़ देंगे, खंड में तोड़ करके आप काम करवाएंगे तो बच्चा अधिक समय तक विद्यालय में बना हुआ रहे, ठीक है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश और उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो देखिए उनका तरीका उपयुक्त जो नहीं है वो ए है, कौन होगा, ए होगा आपको कि बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, यहीं से क्लियर हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि फटकार किसी को लगाना ही नहीं है, किसी को रोकना ही नहीं है, ठीक है। तो कौन उपयुक्त नहीं है, तो राइट आंसर ए उपयुक्त नहीं है। बाकी बी, सी और डी ये तीनों अति संवेदनशील बच्चा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वह बच्चा बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही जल्द में काम करता है, इसलिए उन्हें गतिविधियों में करना पड़ता है, इस तरह का प्रक्रिया अपनाना पड़ता है जिससे कि वह बच्चे यहाँ पर क्या कर सके, काम कर सके, शिक्षण विधि में भाग ले सके और साथ में रह सके, ठीक है। बच्चों की गलतियाँ, पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा उनके विचारों को समझने में मदद करता है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे ही नहीं गलतियाँ करते, बड़े भी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। और ये गलतियाँ क्या होती है, गलतियाँ करके लोग सीखते हैं, कोई गलती करके सीखते हैं, कोई गलती से सीखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कि बच्चों की गलतियाँ क्या होती है, तो गलतियाँ तो महत्वपूर्ण चीज़ है, गलती तो होनी चाहिए, जब भी गलती होगा तभी वह बच्चा सीख पाएगा, ठीक है, जब तक वह बच्चा सीख पाएगा कि उसने क्या गलती किया था। तो बच्चों की गलतियाँ के बारे में क्या कहना जो सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये तो बिल्कुल गलत है। जब तक कोई गलती करेगा नहीं तब तक वह सीखेगा नहीं, तो महत्वहीन नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये बच्चों की गलतियां तो प्रदर्शित करते हैं कि कितने लापरवाह हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, ये भी जो है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, बच्चे में तुरंत सुधार नहीं हो सकता है, वो बहुत प्रयास करने के बाद सुधार होगा, ठीक है। तो बच्चे की गलतियाँ के लिए राइट आंसर डी होगा कि अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा उनके विचारों को समझने में मदद करती है। जब बच्चा गलती करता है तो आप जो शिक्षक हैं उसके विचार को यह समझ पाते हैं कि यह क्या समझ रहा है और क्या नहीं समझ रहा है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, इसकी सोच कितनी है, इसकी स्वभाव कैसे, ये सभी उनकी गलती के बाद ही आप पता कर पाएंगे विद्यालय में। इसलिए जो बच्चों की गलतियां हैं वो क्या है, अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है और उनके विचारों को समझने में हम लोगों को मदद करेगा, ठीक है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उससे क्या करना चाहिए। यदि आपने कक्षा में गए और वहाँ पे आपने पाया कि एक बालक समस्यात्मक बालक है तो उसका पता बालक के रूप में अगर आप पाते हैं तो उससे क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि समस्यात्मक बालक कौन है। तो समस्यात्मक बालक वह है जो यहाँ पर क्या कर रहा होता है, मान लीजिए कि आपके यहाँ सामान रखा, वो चोरी कर ले रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, चोरी करता है। अगला क्या करता है, किसी से यहाँ पर जो है लड़ाई कर जाता है ज़्यादा करके। तो ये बच्चा जो है आप सभी के लिए क्या बन जाएगा, समस्या बन जाएगा। तो जो बच्चा यहाँ पर सभी के लिए समस्या बन जाता है उसको हम लोग समस्यात्मक बालक कहते हैं, ठीक है। तो समस्यात्मक बालक के रूप में आप जब विद्यालय में पता कर लेते हैं कि बालक समस्यात्मक है तब आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए।
तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि जब आपको पता चले कि बच्चा किसी का सामान चोरी कर रहा है, किसी का रखा हुआ चीज़ लेकर घर चला जा रहा है, या कभी जो है कि गलत काम कर बैठ रहा है, तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक है। अगर वो आज आपके घर चोरी कर रहा है तो वह कल किसी घर भी चोरी कर सकता है, इसलिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों को जब अच्छे शिक्षा देते हैं तो आपको दूसरे बच्चों को भी शिक्षा अच्छा ही देना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को दंड देना चाहिए। बिल्कुल भुला जाइएगा, आज का प्रावधान में, रूल में आपको दंड देना मना कर दिया गया है। अगर आप दंड देते हैं और किसी भी तरह का आपके यहाँ पर कंप्लेन होता है तो आप यहाँ पर जेल का हवा खा सकते हैं, इसलिए दंड देना बिल्कुल मना कर दिया गया है, आपको दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, मतलब जैसा बच्चा का कंप्लेन आया था आप तुरंत उसको घर भेज देंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। आप विद्यालय से घर भेजेंगे नहीं, बल्कि उसको यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को परामर्श देना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है। जब भी बच्चों को आपने पाया कि यह बच्चा समस्यात्मक है तो आपको उसको अच्छे अच्छे मोटिवेशन चीज़ें मोटिवेट करना चाहिए, बताना चाहिए, और उसको अच्छा सलाह देना चाहिए कि उसका भविष्य आगे सुधर सके और वह न देश के लिए, न समाज के लिए, न घर के लिए समस्यात्मक बच्चा बन सके, ठीक है। वह एक अच्छे बच्चे के रूप में बन करके देश समाज में उभरे, ये आप शिक्षक का काम है। इसलिए आप सभी बच्चे को क्या करेंगे उस स्थिति में, तो उसको परामर्श देंगे, उसको सलाह देंगे कि क्या अच्छा है और क्या गलत है।